सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अल्ताफ़। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हूँ और एक्साइटेड हूँ। आज भी हमारा शो है, कल भी हमारा शो है और कल आपको पता है एक और चीज़ भी है। कल एहतजाज है, एक धरना है पीटीआई का और हमने देखना है कि वो हो पाता है या दोबारा पोस्टपोन हो जाता है या कामयाब होता है या नाकाम होता है। सो सर एक्साइटिंग डे अहेड। सर और सर आपने बेसिकली सर स्पॉइलर दे दिए थोड़ा सा कल के लिए कि हम किस चीज़ पे बात करना। सर ये बेहतरीन है और सर पीटीआई की चले कल हम तफसीली बात करेंगे। आज का शो जो हमने ज़रा रखा है कि हम वेरियस जो खबरें हमारे बैकलॉग में फंस जाती हैं उनको सर क्लियर करने के। आपको पता है सर जब तक पाइपलाइन क्लियर नहीं होती ना तब तक मामला ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और ये मैं तमाम पाइपलाइंस की बात कर रहा हूँ। देख लें आप, मतलब जब भी आपके अंदर रुकावट होगी तो बाईपास करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने रुकावट पैदा ही नहीं होने देनी सर। तो चलें से शुरुआत करते हैं। सर क्रिकेट से ही करनी पड़ी शुरुआत। एक बहुत बड़ी खबर सर क्रिकेट की दुनिया में आई है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अब ज़राए के मुताबिक तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन जो हैं बनने को जा रहे हैं। बहुत बुरी खबर। बाबर आजम को और शान सब दोनों को रिमूव कर रहे हैं वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट से, और रेड एंड वाइट कॉम्बो जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान जो हैं वो लेकर आएंगे। और सर ये मेरे ख्याल में ये मोहम्मद रिजवान ने लॉन्ग गेम खेली है कि उन्होंने कहा यार कि मैं एक का या दो का या कभी किसी का ना बन जाऊँ। उन्होंने कहा मैं तीनों का इकट्ठा बनूँ। और ये अब एक मुझे नहीं पता कि बाकी क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर एक ही प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स को लीड कभी करता है या ऐसा कभी हुआ है। तो ये ना सिर्फ सर हम एक चीज़ करने जा रहे हैं जो कि मुल्की तौर पे एक इंकशाफ होगा, बल्कि ये तमाम क्रिकेटिंग नेशंस के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाएगा कि यार एक कोई बंदा चाहिए। सर यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरी बात इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं कि माजी में ऐसा हो चुका है। हाँ। अभी भी शायद कोई एक ऐसी टीम हो जिसका ऐसा हो, लेकिन अब जो है ना दुनिया जा रही है स्पेशलाइज की तरफ। और हम भी इतने अरसे से यही बात कर रहे हैं कि आप खुद ही, हम नहीं कहते, पीसीबी कहता है कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है। वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे होगी अगर आप एक प्लेयर को 3 फॉर्मेट्स खिला रहे हो। और इनका आइडिया ये होगा कि जी इस वर्कलोड मैनेजमेंट ऐसी होगी कि हम जिन प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं उनको हम फिर लीग नहीं खेलने दे रहे। अब आप मुझे बताएं कि ये उस प्लेयर के साथ ज्यादती है या नहीं है। ठीक है, वो बंदा T20 में ज़्यादा पैसे कमा सकता है निस्बत के टेस्ट के, लेकिन आप उसको इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हम जिस तरह से कहते हैं कि 24 करोड़ का मुल्क है और एक अरशद नदीम के अलावा हमें क्रिकेटर्स के अलावा किसी का नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो अब जब क्रिकेटर्स ही 12 करोड़ बच्चा क्रिकेट ही खेलता है तो आप 3 अलहदा टीम्स बना दो ना। आपने क्यों 11 से ही सारे काम लेने हैं? सो ये जो आइडिया है ना एक कैप्टन का तीनों फॉर्मेट्स का, ये आइडिया ही गलत है। और मेरा यही ख्याल है कि जब आप पाकिस्तान में किसी भी इदारे को लेके सोचते हो ना कि अब इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर उस इदारे का सरबराह कहता है होल्ड माई ग्लास और वो करके दिखाता है। सर आप देखिए वैसे कितनी एक ये अक्कासी करती है हमारे जो इस वक्त के पीसीबी चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, कि उनको देखा था कि मल्टीपल हैट्स का एक चीज़ नज़र आई। और वो भी 3 ही हैट्स हैं ना सर, केयर टेकर CM पंजाब, वजारत दाखिला और पीसीबी चेयरमैन, 3 हैट्स। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने जो जिस इदारे से वो मुंसलिक हैं उनके सरबराह से शायद वो रहनुमाई लेते हुए उन्होंने भी फैसला किया। क्योंकि सर ये हम तो कह रहे हैं कि ये ज़राए के मुताबिक ये खबर आ रही है कि कंफर्म होने को है, लेकिन ज़ाहिर है उससे पूछा तो होगा, उससे बात की होगी भाई आपको तीनों दे रहे हैं। तो उन्होंने देखा होगा यार कि ये तो अब हम नॉर्म है, यही चल रहा है, तो उन्होंने भी तीनों चीज़ें पकड़ ली। एक सर मेरा ये बात, दूसरी सर ये बात कि बाबर आजम को तो ये जो हमारी चैम्पियंस कप जो हो रहा है उसके अंदर भी टीम का हिस्सा वो ज़रूर है, लेकिन वो कैप्टन किसी टीम के नहीं है। ये भी एक अजीब सी बात है। यानी कि गैरी कर्स्टन को आपने बुला के कहा कि हम मुआयना करेंगे प्लेयर्स का अपनी प्लेइंग 11 का इन दिस टूर्नामेंट इंग्लैंड से पहले, और उसके अंदर जो आपके इस वक्त कैप्टन है उनका कप्तानी का मुआयना जो है वो हो ही नहीं रहा। तो ये तो सर काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना बड़ा।
सर इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल है कि T20 में इस वक्त आधे से ज़्यादा आबादी ही पाकिस्तान की ये समझती है कि रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजवान एक एंकर है, रिजवान अटैकिंग बैट्समैन नहीं है। जब वो कप्तान बन जाएगा कौन उसको हटा सकता है ओपनिंग पे से? तो बड़े मसाइल हैं। अगेन कप्तानी के लिए एक चीज़ तो सोचा करें कि जिस बंदे की इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स ना चल रहे हो टीम में, उसका तो ये ओपनिंग वाला डिस्प्यूट चल रहा है T20 में आप कैसे उसको कप्तान बना सकते हो? बहरहाल मर्जी इनकी। हाँ सर, बाकी दूसरा थोड़ा इसमें सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपकी माजी की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में नॉलेज बड़ी है। हमारे विकेट कीपर स्लैश कैप्टन जो हैं, एक तो ये अब होने को जा रहे हैं, सरफराज रहा हमारा, मोइन खान भी रहे कैप्टन, तो सर इनका ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक था? मोइन खान का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक था, बुरा नहीं था। सरफराज का भी इतना बुरा नहीं था, मतलब एक टूर्नामेंट मतलब जिताया उन्होंने हमें। देखिए सरफराज का रिकॉर्ड बुरा नहीं था, सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस गिर गई थी। सो बात फिर वही है ना कि आप कप्तान जितने मर्जी अच्छे हो, अगर आपकी टीम में जगह ही नहीं बन रही तो फिर किस तरह से आपको रिटेन करें? अगेन सर हम वो बात यहाँ पे करते हैं हमेशा कि सर यूनिट बेस्ड एक स्पोर्ट है, उसके अंदर आपको यूनिट वाइज चलना चाहिए कि तमाम लोग जो है, और ये 11 नहीं है सिर्फ, ये 20 हो सकते हैं, 25-30 स्टाफ भी इन्वॉल्व है, कोचिंग भी, सब इकट्ठे चलेंगे तो होगा। मतलब गैरी कृष्णन भी सर अपना सर खुजला तो रहे होंगे ना यार कि ऐ तुसी की कर रहे हो। बिल्कुल। और आप वो जब खुजली करते होंगे तो ज़्यादा तस्कीन मिलती होगी क्योंकि बाल ज़्यादा नहीं है सर आपने थोड़ी जुगत भी मारती है गैरी कृष्णन को, हमारे नेशनल लेवल कोच को। सर वेरी वेरी नाइस। सर आगे चलते हैं जी। तो सर क्रिकेट की हद तक तो यही जाहिर है लेटेस्ट खबर ये है। बाकी सर गैलप ने एक सर्वे किया सर, मैं मेरी है, क्योंकि गैलप का आपको पता ना सर, एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आज से कुछ देर पहले कि जो गैलप इंटरनेशनल है, उन्होंने यहाँ पे अखबारात और दीगर और चीज़ों के ज़रिए ये आगाह किया अवाम को और हुकूमत को कि जी जो ये गैलप है ना, जो गिलानी सर्वे इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नाम सेम है, और इनफैक्ट सर उन्होंने को केस कुछ भी किया हुआ है। तो ये गैलप का हालांकि सर्वे है, तो इसको हम, लेकिन ये सर्वे इतना इंटरेस्टिंग है तो, और गैलप सर हमारे नेशनल मतलब लोग हैं, तो उनके बारे में बात तो की जा सकती है। बिल्कुल। 69% सर पाकिस्तानी बहुएं जो हैं वो अपनी सास से खुश हैं, ये एक फिगर आ गया सर। 11% जो हैं वो सास के रवैये से परेशान हैं, और 14% ख़वातीन का जवाब देने से इनकार था इस चीज़ के ऊपर। सर मेरा अपना ख्याल है कि इसको हम अगर स्विच कर देना, मतलब ये शायद किसी ने गलत लिख दी है कि 69% नाराज़ हैं, 11% जो है खुश हैं, और 14% जो है ऐसी जिन्होंने माइक को यूँ मार के आगे निकल गई, वो कि ये सवाल जो है इससे क्या लड़ाई पैदा कर रहे हैं आप। तो सर ये एक सर्वे है। सर देखिए, एक तो ये है कि गैलप का अपना मामला है, लेकिन पाकिस्तानी जो सर्वेज होते हैं ना, उनका एक बहुत बुनियादी मसला है, और वो मसला ये है कि जिस तरह से अगर आप इलेक्शन से पहले करवाएं ना, तो पाकिस्तान में जितना स्विंग वोट है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब दुनिया में 5 से 10% स्विंग वोट होता है, वरना पता होता है कि किसको कितना वोट पड़ रहा है। पाकिस्तान में आप एक सर्वे करवाएंगे तो 65% से नून लीग जीत रही होगी, 15 दिन बाद सर्वे करवाएंगे 70% से PTI जीत रही होगी, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग ना चेज़ा करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मतलब सर्वे में वो एवं मार जाते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये जो है ना, ये काफ़ी मुझे ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें अगर आप एज ब्रैकेट्स में जाएँ ना, सो जो ख़वातीन 30 साल की उम्र तक की हैं, उन्होंने तो कहा जी कि ओके है, सास के साथ हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है 30 साल तक। 30 साल तक। जो उससे बड़ी उम्र की ख़वातीन जिनसे ये पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमें नहीं मज़ा आ रहा। सो ये देखिए ना, रवैयों में तब्दीली तो आई है कि पहले सास ज़्यादा हम सुनते आए हैं, कि हमने ड्रामों में भी देखा है। मतलब अगेन इस टॉपिक में आई विश के साथ कोई खातून होती कंट्रीब्यूट करती, लेकिन अब वो क्योंकि नहीं है तो हम ही कर लेते हैं कि हमने पुराने ड्रामों में देखा, हमने डाइजेस्ट्स में पढ़ा कि जी वो सास और बहू जो है बड़ा मसला होता था, सास बड़ी जालिम होती थी। अच्छा, अब तो हम जो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है या कम होता चला जा रहा है, तो रवैये बदल गए हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो जिन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, वो भी मेरे ख्याल में उनके भी घरों में कोई मसला नहीं है। ऐसा जिन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात नहीं ठीक, उनके घर में भी मसला कोई नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने खुल के बोला है ना कि जी नहीं ठीक, नहीं मज़ा आ रहा, हमारी लड़ाई। हाँ,
वो जो है ना जिन्होंने बोलने से इनकार कर दिया वो है असल में घबराई हुई। सर उसी को मैंने कहा है कि परसेंटेज ज़्यादा होगी। सर एक तो आपने सर स्विंग वोट की बात की, यानी कि सर आप क्रिकेट से मैं लिंक करना पड़ा, सर हम सर्विस के मामले में रिवर्स स्विंग करते हैं बेसिकली हम ये करते हैं, स्विंगिंग पीपल है एक तो ये। दूसरा सर आप ये देखें कि जो तब्दीली आई है एक अर्बन माशरे के अंदर, अर्बन ही मैं कहूँगा, वैसे इसका स्टार्ट ये भी है कि देहाती ख़वातीन की सास से ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा खुशगवार हैं, तो ये उसकी भी हम डिस्कस कर लेंगे वजह। बट अर्बन के अंदर से थोड़ा सा तो ये हुआ है कि मैं तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बट आप उनको मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास कर लें कि जो मईशी हालात हैं कंट्री के, उसकी बेसिस पे अब इनकम जो है उनकी स्ट्रीम्स बढ़ानी पड़ रही हैं आपको। ख़वातीन को यह माने ना माने कि लोग घर के जो हैं वो अपनी ईगो दबाते हुए, जो घर के मर्द हैं वो कहते हैं कि यार अगर पढ़ लिख लिया है, अगर MBBS तक कर लिया है या BA किया हुआ है या कोई भी चीज़ की हुई है तो कोई नौकरी आप भी कर लें, तो उससे सर एक नई चीज़ डेवलप होती है। और ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आपका घर में टाइम किसी शख्स के साथ जितना कम गुजरेगा उसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्फ्रंटेशन कम होगी। जब आपकी कॉन्फ्रंटेशन कम होगी तो ये स्टैट वहाँ आ जाएगा। सो मेरा अपना ख्याल है ख़वातीन हैव स्टार्टेड वर्किंग मोर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो उसके हक़ में। बिल्कुल। और ये तो बहुत यूनिक होती है ना कि जी हम बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मियाँ जो है वो काम पे चले जाता है, सास के हस्बैंड जो हैं उनके फादर इन लॉ जो हैं वो भी काम पे चलते हैं और हम बैठ के ड्रामे देखते हैं इकट्ठे। ये बड़ी एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें आपकी बन जाती है। अमूमन मुख्तलिफ घरों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो जेलिंग इनमें बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आई रियली थिंक कि इस सर्वे के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है। मतलब ये फिगर्स तो हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, ये गैलप वाले बेहतर ताजते हैं, लेकिन आई रियली थिंक कि 69% को चले 40 कर लें तो इसमें हकीकत हो सकती है, क्योंकि टाइम स्पेंडिंग जो है माजी की बनस्बत कम होगी। नंबर 1 जो आपने फरमाया टाइम स्पेंडिंग, नंबर 2 जब वो काम करती हैं ना, अगेन हम ये नहीं कह रहे कि जो हाउस में रहती हैं जो ख़वातीन वो काम नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा काम है और वो जो है मतलब बड़ा ही अनग्रेटफुल किस्म का काम है और उसके उस तरह से कैश भी नहीं मिलता। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो बाहर से जाके नौकरी करके आती हैं या कारोबार करती हैं वो तो फिर अब मियाँ की तरह ब्रेड विनर हो गई ना, तो ब्रेड विनर के साथ कोई वैसे भी पंगा नहीं लेता, तो इसलिए ये जो स्टैट्स हैं ये मुझे भी लगता है कि ये ठीक होंगे। सर एक तो ये ठीक होंगे, दूसरा अगेन हम इस चीज़ का आपने शुरू में जिक्र कर दिया कि हम कोशिश हमारी हमेशा होती है कि एक विमेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, लेकिन सर आपको पता है आपने और मैंने सर तमाम चीज़ों पर नज़र रखी होती है, तो ये जो है इसके ऊपर हमारे 2 सेंट्स जो हैं वो ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि हमने भी ये मामला जो हैं बड़ी करीबी से और दूरी से भी देखें। बिल्कुल, और वो जिस तरह से आपने फरमाया ना कि जितना वक्त कम इकट्ठे गुजरता है उतनी कन्फ्रंटेशन कम होती है, ये क्रॉस द बोर्ड है सबके लिए, ये मियाँ बीवी के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने सर ने एक और टॉपिक छेड़ दिया सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। ये अगेन मेरी किसी ना उस दिन एक इंटीरियर डिज़ाइनर से एक वैसी मीटिंग थी, मैं अपना कोई इंटीरियर डिज़ाइन नहीं करवा रहा, वो तो एक डिज़ाइंड है, बट उन्होंने कहा कि जी जितने नए घर बन रहे हैं ना, अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे कि फेज़ DHA कितना फैल रहा है और सोसाइटीज़ कितनी फैल रही हैं, तो उसके अंदर सर घर बनी जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कोई 10-12 घर जो है बड़े बड़े 2 कनाल 1 कनाल टाइप बनाए हैं और उनमें मेरी रिकमेंडेशन जिन जिन कपल्स को रही है वो ये रही है कि अपने अपने एरियाज़ लो, यानी कि सर ये नहीं कि घर से बाहर हैं दोनों या एक बाहर और दूसरा घर पे, अपने घर के अंदर भी आपका अपना एक एरिया है और उनका अपना एक एरिया है, ताकि वहाँ पे आप डीकम्प्रेस करें और फिर एक ही दफ़ा आप मिलें रात को बिल्कुल बिफोर बेड टाइम। तो सर ये एक मतलब देखिए सर इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्चर जो है वो मैरिज काउंसलर बन रहे हैं सर अब। सर ये बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि अब देखिए ना कि एक मर्द जो है वो ज़िंदगी में क्या चाहता है, उसकी सिर्फ इतनी ख्वाहिश होती है कि वो घर वापस जाके एक जराब उधर फेंके और एक उधर फेंके और एक तौलिया वहाँ फेंके, तो उसको कोई ये बताने वाला ना हो कि ये क्या कर रहे हो। तो सर इसी तरह ख़वातीन की भी ख्वाहिशात होती हैं, तो ये सबकी ख्वाहिशात जो है अपने अपने हिस्से में पूरी हो सकती सर। लेकिन ये देखें ना, ये एक यूनिवर्सल एक रूल है, मतलब वो वीडियोस रील्स वगैरह हम देखते रहते हैं, उसमें बड़े लोगों ने ये बात की और प्रॉपर लोग हैं, मतलब ये साइकाइट्रिस्ट हैं, मतलब ये मैरिज काउंसलर्स हैं, जिन्होंने कहा देखो मर्द जो है ना बड़ा सिंपल एक क्रीचर है जब वो घर आता है ना उसको सिर्फ ज़िंदगी में सर एक जुराबे भी ना फेंके सर, वो उसी सूटेड बूटेड घर है, उसको एक चीज़ चाहिए घर के अंदर दाखिल होते सुकून सर। जहाँ जहाँ उसको सुकून मिलेगा वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो ठीक रहेगी।
जहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना कि निश्चित संभालते ही काम मिल जाता है कि ये टास्क है, सर हम नाराज़ हो जाते हैं, ये हमारे टेम्परामेंट के अंदर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगेन मतलब वो ख़वातीन जो हैं वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती हैं। मतलब वो क्योंकि खुद एक वक्त में 4 चीज़ें कर सकती हैं तो उनको लगता है कि ये भी कर ही सकता होगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। मतलब अपनी अपनी जो है ना लिमिटेशंस भी तो है ना हर जेंडर की। तो मतलब ठीक है, ख़वातीन बड़ी अच्छी बात है कि वो हमसे ये उम्मीद रखती हैं कि हम बाहर टास्क करके वापस जब आएंगे तो अंदर वाले भी कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। हाँ सर मैं इसकी सर लास्टली मैं कहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले कि वो कॉमेडियन है बिल बर, उनकी बड़ी अच्छी एनालॉजी, कहते हैं वो एक लिजर्ड होती है जो ना जिसकी आंखें एक यहाँ जाती है एक वहाँ जाती है, तो ख़वातीन वो कर सकती हैं कि एक उधर नज़र है और एक इधर नज़र है। मर्द होती है साइक्लोप्स, बिल्कुल सीधी एक आंख और एक ही तरफ है। तो बारा सर वो तो अगर एक वक्त में एक काम कर लें तो बड़ा गनीमत जानना चाहिए। बाकी सर गैलप ने हमें ये ज़बरदस्त किस्म का, सर वैसे आप देखिए उनकी सिलेक्शन ऑफ सर्विस कितनी खूबसूरत है। ये सर्वे और किसी ने कराया नहीं करवाया। और ये देखें कि असल में यही तो बातें हैं जिन पे काम होना चाहिए। बारा सर यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमें जाना पड़ेगा सर कौमी असेंबली, वाह, और वहाँ पे एक खातून जो है उन्होंने, एक खातून एमएन है, उन्होंने एक बयान दिया और उसकी चंद बातें जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने और मैंने दोनों ने सुन के पहली दफ़ा तो उस पर सोचा बड़ा कि ये तंजिया गुफ्तगू हो रही है या ये संजीदा गुफ्तगू हो रही है। तो बाद में सर ये बात साबित हुई कि उसमें संजीदगी भी है और तंज भी है, दोनों चीज़ें थी उसके अंदर। उन्होंने बेसिकली फरमाया सर कि CDA जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ LDA है वहाँ CDA है, कि उनका रिकॉर्ड जो है CDA की तरफ से ये बयान है कि चूहे जो हैं उसको खा गए काफ़ी सारे रिकॉर्ड को। और फिर उन्होंने, ये तो संजीदा होगी बात, तंज में उन्होंने कहा कि CDA जो है वो ढेर सारी महंगी बिल्लियाँ अब इंपोर्ट कर रहे हैं या उनको प्रोक्योर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, और वो उस रिकॉर्ड जहाँ पे पड़ा हुआ है उनमें वो बिल्लियों को वहाँ छोड़ देंगे ताकि चूहों से उनकी जान जो है वो छुटे। तो सर एक बेसिकली CDA जो है वो अपने दफ्तर में जो रियल लाइफ टॉम एंड जेरी का एक सीन जो है वो डालने लगे हैं। आपको याद होगा पार्लियामान के अंदर भी चूहों के हवाले से एक खबर थी कि वहाँ पे भी हैं। उनकी हमें अपडेट नहीं मिली सर कि वो चूहे कैसे हैं। हालांकि आपने और मैंने ये डिस्कस किया था कि उन चूहों के जो हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी, उनको कुछ ख़राब नहीं करना चाहिए, उनको राइट होना चाहिए एहतजाज करने का। तो सर ये CDA वालों का भी कोई ना कोई तो चीज़ें होंगी ना। ये सर बिल्कुल बात ठीक है। एक तो ये कि CDA LDA से बहुत बेहतर पाया गया है। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ CDA को। बिल्कुल सर, उसकी एक वजह है ना, LDA में जो रिकॉर्ड है उसकी हर साल आतिश ज़दगी में जल जाता है। सर अब देखें ना कि अगर चूहे खा रहे हैं CDA का रिकॉर्ड, तो कम से कम चूहों का पेट भर रहा है उससे, माहौलियाती आलूदगी नहीं हो रही उससे। LDA से तो बेहतर है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खातून MNA साहिबा को मशवरा ये देना चाहता हूँ कि वैसे तो वो ज़ाहिर है तंजिया कह रही थी, लेकिन अगर वो सीरियस हैं तो प्लीज़ हमारी देसी बिल्लियाँ जो हैं, जंगली बिल्लियाँ, उनको पकड़ा जाए, उनको इस टास्क पे लगाया जाए। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड बिल्लियाँ होती हैं ना, ये पर्शियन और साइमीज़ और ये जो फैंसी सी, ये सिर्फ इम्पोर्टेड कैट फूड खाती हैं और ये चूहा शूहा कोई नहीं पकड़ती, ये चिल करती हैं। तो अगर आपने चूहा एक्चुअली पकड़ना है तो फिर उसके लिए देसी। सर और दूसरा सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बिल्लियाँ हैं सर, वो जो चूहा है उसने जो पेपर खाया ना सर, वो मुझे यकीन है कि आपको पता है पेपर में मेरी बड़ी एक डेप्थ है मेरे पास, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग का बड़ा काम किया है, कि सर जो हमारा लोकल पेपर है ना वो ना छापा जा सकता है ना खाया जा सकता है। तो जो चूहे खा रहे हैं, आपने कह दिया उनका पेट भर रहा है सर, लेकिन मेरे ख्याल में उनको मैदे के बड़े मसले पड़े उस पर्टिकुलर पेपर से। और अगर बिल्लियाँ वही चीज़ खाएंगी तो सर ये पर्शियन तो चल ही नहीं सकती। सर बात ये है कि मेरे ख्याल में एवोल्यूशन जब हुई है ना, तो उसमें चूहों ने कागज़ खाना सीख लिया होगा जिस तरह बंदों ने, इंसानों ने कागज़ खाना सीखा है। देखें यहाँ पे क्लास 6 ऑनवर्ड्स, मैट्रिक तक, FA तक
बच्चे इम्तिहानों में जो बूटियां लेके जाते हैं वो हमें खा लेते हैं। सर ये एवोल्यूशन हुई है, अब पेपर डाइजेस्ट हो जाता है। पेपर डाइजेस्ट यानी कि हमारे जो सब कुछ है वो उस चीज के लिए तैयार है, और उसमें इंक भी जाहिर है, और इंक भी जाहिर है। सर स्याही पे ना है सर। मैं आपको बताऊं सर स्याही में क्या क्या होता है सर, हमारी लोकल स्याही, इवन इम्पोर्टेड स्याही। तो ये पेपर खाने वाला प्लीज कोई ऑडियंस वाला जो है पेपर ना खाएं। सर बाकी इसके अंदर सर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब आपने CDA LDA का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया है कि CDA का जो रिकॉर्ड है वो खाया गया, LDA का रिकॉर्ड है आप कह रहे हैं आतिश ज़दगी की मद में हर साल कोई ना कोई उसकी बॉनफायर सी बनती है। तो इन दोनों का सर रिकॉर्ड जो है उसको हम डिजिटाइज क्यों नहीं कर देते सर, ताकि वो जो हार्ड डिस्क है वो क्लाउड पे बैकअप होए, उस क्लाउड का बैकअप जो है वो मिनिस्टर साहब के घर पे पड़ा हो या समथिंग टू दैट इफेक्ट। सर वो फायरवॉल लग गया ना तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा वो होएगा ही नहीं, वो नहीं हो पा रहा, वो कुछ ना कुछ मसला फायरवॉल का होगा, कभी इंटरनेट नहीं आ रहा होगा, कभी शार्क केबल काट जाएगी, तो कुछ ना कुछ होगा। सर देखिए हम हैं मतलब लेजर बनाने वाले लोग, हम हैं रजिस्टर मेंटेन करने वाले लोग। ये क्लाउड श्लाउड वाला हमसे नहीं होता। मतलब क्लाउड फिर आप कहेंगे कि अब हर साल इसकी जो है वो अपकीप की पेमेंट भी करो, सर ऐसे नहीं होता। हाँ तो आप बेसिकली सर कह रहे हैं कि हमें एक कागजी दुनिया में हम रहना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी जगह बनाना चाहते हैं। सर वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने डेडलाइन दी हुई है, मेरे ख्याल में ये हफ्ता ही रह गया उसके अंदर कि तमाम सरकारी दफातर जो हैं वो अब पेपरलेस होने लगे हैं। लेकिन हमने पहले भी सर खबर इसी शो पे की थी आज से महीने 2 महीने पहले कि मियाँ साहब की ये जो कोशिश है ये नाकाम इस वजह से रहेगी कि सर बहुत सारे लोग जो हैं वो फिज़िकली ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब आप किसी शख्स को जो 10-15 साल से एक कागज़ दूसरी दफ्तर में लेके जा रहा है और वहाँ से साइन करवा के तीसरे में लेके जा रहा है, उसको अब आपने कहना है कि आपने ईमेल करके CC डालना है उसके अंदर, सर उसका सॉफ्टवेयर जो है ना मतलब उसकी अंडरग्राउंड केबल काट जाएगी सर। ये बड़ा मसला हो जाएगा सर। बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है आज से कुछ साल 2 साल पहले एक बड़ी मज़ेदार खबर आई थी, और वो ये थी कि मतलब किसी आला ओहदेदार ने नोटिस ले लिया था क्योंकि LDA के जो अफसरान और मुलाजमीन थे वो ऑफिस टाइम ख़त्म होने से पहले ही घर चले जाते थे। तो सर अगर ये 3-3 जगह पे मेंटेन करना पड़ गया ना, और क्लाउड पे जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर वो ये नहीं हो सकेगा। सर बिल्कुल ठीक है। तो सब चले इसको यहीं हम रखते हैं फिलहाल कि 12 CDA का रिकॉर्ड जो है वो महफूज रहना चाहिए। 77 साल से अगर मुल्क चल रहा है इस तरह तो बस ठीक है ना, मतलब और क्या आप चाहते हैं। मतलब ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन सर हमारी जो 100 बिलियन की एक्सपोर्ट है IT की वो भी इसी बात में आती है ना कि IT पे जाएंगे तो IT एक्सपोर्ट करेंगे ना। सर ये तो इनको तो इंपोर्ट करना पड़ जाएगा ना एक सिस्टम जिस पे इन्होंने सारा कुछ अपडेट करना है। हमने करनी है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं करनी। इंपोर्ट नहीं करनी। सर बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलते हैं क्योंकि आपने सर सोशल मीडिया का जिक्र ही कर दिया, तो कुछ सर जो हमारे पास फिगर्स हैं कि सोशल मीडिया की सर जो ऐप्स हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करी तमाम कर रही हैं, हालांकि उनके पीछे लोग जो हैं वो उस तरह से पड़े हुए हैं कि मतलब उनकी रेगुलेशन हो, लेकिन ये ऐप सर एक रेवेन्यू जनरेशन जो है इनका एक मकसद होता है। इनकी जो पेरेंट कंपनीज़ हैं वो तमाम मुल्कों में इनको जब ऑफिशियली लॉन्च करती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप तमाम सर्विसेज ले लो। उसमें से एक जो बड़ी बुनियादी सर्विस है वो ये है कि आप पोस्ट लगाएं और आप उस पोस्ट को चाहते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, न्यूअर ऑडियंस कैप्चर करनी है, रीच बढ़े, तो उसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। आप ऐप्स का नाम भी ले लें, क्लियर कर देना। हाँ मतलब ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये हद तक यूट्यूब भी हो गया, तो उसके ऊपर आप अपनी जेब से खर्च के अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। और तमाम लोग जो नए वेंचर्स में जाते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके अलावा ब्रांड्स भी तो अपने इश्तिहार लगवाते हैं ना जी। तो सर इसके अंदर बेसिकली जो फिगर्स आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान कह रहा हूँ कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इससे कितना फ़ायदा हुआ है, तो वो सर 7.13 अरब रुपये है जो टोटल उनको एक साल के अंदर इसके अंदर वो कमाते हैं। तो सर वो इतनी, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो वो इतनी आउटस्टैंडिंग फिगर तो नहीं है, वो जाहिर है किसी और मुल्क से इससे बहुत ज़्यादा कमाते होंगे। यहाँ पे जो हम यूज़र्स हैं बेसिकली सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा पैसिव यूज़र्स भी हैं, हम सिर्फ व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको। इंगेजमेंट जो है वो बहुत लोग करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो इंगेजमेंट नहीं करते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, उसके अपने मसले हैं। और ज़ाहिर है जो सिर्फ देखता है फिर वो अपने पोस्ट लगाता भी नहीं और ना खर्चता उसमें। जी, और फिर इसमें एक और मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र्स हैं, जो हमारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं, वो अभी तक ज़रा थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो मीडिया है उसको उस पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये जो न्यू मीडिया है इस पे अभी तक वो इन्हिसार नहीं कर रहे। सो हमारी जो एडवर्टाइजिंग का बजट होता है वो सोशल मीडिया का बहुत कम होता है कंपेयर टू
रेगुलर या क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रकम है ना, ये जिस तरह से आपने कहा डॉलर टर्म्स में बहुत कम है। अब इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह यूट्यूब ने तो बना दिया ना youtube.pk, इसी तरह इनकी बहुत ख्वाहिश है कि फेसबुक पाकिस्तान में आ जाए, अपना दफ्तर यहाँ इंस्टाग्राम आ जाए, ट्विटर आ जाए। अच्छा, सीन ये है कि अगर तो बहुत बड़ी पाकिस्तान मार्केट होता यहाँ अगर बन जाए, अगेन इस पे मेहनत करनी चाहिए हमें। अगर आज से हम इस पे मेहनत करें और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाए, तो फिर उसके बाद आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है इन कंपनीज़ को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि देखें हम आपको बंद कर देंगे, आप आ जाएं, अब अपना ऑफिस यहाँ पे बनाएं। लेकिन अगर जितनी ये अभी छोटी मार्केट है, अगर इस वक्त हम इस तरह की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि जी ठीक है आप बंद कर दें, मतलब जितना हम यहाँ से रेवेन्यू बनाते हैं उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा हो जाएगा आपके मुल्क में आके ऑफिस बना के ऑपरेट करने से। तो इस तरह से नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ ये है कि मुमकिन ऐसा भी है कि अभी जब ये बड़ी मार्केट हो भी जाए, अल्लाह करे, तो भी हम इनको मजबूर ना कर सकें, आर्म ट्विस्ट ना कर सकें। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्की हालात ऐसे हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं, ठीक है। ट्विटर का मालिक है इलॉन मस्क, कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है, वहाँ का सिटीज़न है। ज़करबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, कहाँ रहता है? अमेरिका का सिटीज़न है, वहाँ पे रहता है। अच्छा, ये जो रेवेन्यू यहाँ से कमा के वो लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? अमेरिका लेके जा रहे हैं। अमेरिका के पास ज़र मुबादला आ रहा है। सो अगर हम इनको बंद करते हैं तो वो अपनी सरकार को ये कह सकते हैं, उनकी सरकार आगे से IMF को डिक्टेट कर सकती है कि भाई यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, ये तो सबको इक्वल बिजनेस नहीं करने दे रहे, तो आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, इनके साथ ना जाएं। और ये तो हो गई अमेरिका की बात से। चाइना, आप आज टिकटॉक को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है जिनपिंग साहब कहें कि जी ये क्या हो रहा है। सो अगेन, जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, तब तक इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकता इंटरनेशनल ऐप्स को कि आप यहाँ पर आएँ, दफ्तर बनाएं, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलें। बिल्कुल सर, आपने तो बांध दिया सारा मसला सर। एक तो ये, दूसरा सर आप देख लें ब्राज़ील में क्या हो रहा है। ब्राज़ील में हमारी देखा था कि बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, बट उन्होंने भी पेज फ्रॉम आवर बुक जो है वो ज़रूर लिया, और ट्विटर जो है एक्स, वहाँ पे भी अब बैन हो चुका है। ना सिर्फ ये सर, डेली वहाँ पे $8,000 के चलान हो रहे हैं अगर आप VPN के थ्रू यूज़ करेंगे। यहाँ उस तरह की नौबत अभी तक नहीं आई कि वो वैसे भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को। ब्राज़ील का मुझे ना मैकेनिज्म क्या, कैसे फाइन करेंगे लोगों को, बट ढूंढ के ही करेंगे। और वैसे भी यहाँ अगर करेंगे तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को होगा। एग्जैक्टली तो वहाँ सर मुकम्मल बैन है और वजूहत सेम है। तो सर मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, हम अकेले नहीं हैं इस चीज़ के। ब्राज़ील शायद लेकिन डिक्टेटिंग टर्म्स पे हो, क्योंकि ब्राज़ील की एक तो आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा सर शायद वो इस जोगे हों कि वहाँ पे वो कह सकें कि जी हम आपको रेवेन्यू ज़्यादा देते हैं, शायद हमसे ज़्यादा ही हो उनका रेवेन्यू, उनका GDP बहुत ज़्यादा, GDP बहुत ज़्यादा हमारे से। दूसरा सर मैं समझता हूँ कि इसको आपने तो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे दिया कंपनी, मैं एक डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव देना चाहूँ कि लोग जो हैं सर, जो खुद पोस्ट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, वो सर अब एक अगेंस्ट द वॉल हैं। ये मैं आपको इनफैक्ट खबर तो नहीं मैं कहूँगा, इसको एक वाकया अगर आप कहते हैं तो बयान कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं ज़रा डिटेल नहीं डिस्कोस करता, वो कॉन्फिडेंशियल है। बट किसी एक शख्स ने किसी के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और वो कोई बिजनेसमैन थे या कोई थे, और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। उन्होंने इस बंदे का बेटे के स्कूल तक पहुँच गए सर वो, और वहाँ पे स्कूल वालों ने बेटे को नोटिस कर दिया कि आपके, क्योंकि वालिद साहब जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाई हैं और ये हमारी स्कूल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। वो बंदा भी अपने इन हिज़ ओन राइट मतलब तगड़ा था, वो कहता है कि इसका मतलब है कि आप अब स्कूल लेवल पे मेरे बच्चे को पेनलाइज करेंगे क्योंकि मैंने कोई पोस्ट की है। सर मैं कहना ये वाक़या हुआ है, मैं अगेन वोंट डिस्क्लोज डिटेल्स, बट आप यानी कि सर यहाँ पे एक बंद कमरे में डालना चाहते हैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कि ये चार दीवारी, इससे बाहर आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। सर ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये इस तरह से डिज़ाइंड ही नहीं है, महदूद बिल्कुल उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं। आप उनकी गाइडलाइंस में रहते हुए तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, अब आप उसके ऊपर एक लेयर डाल रहे हैं हमारी अपनी गाइडलाइंस की। तो सर जो बूस्टिंग है और पोस्ट अपनी पहुँचाने से लोग डरते हैं, वो कहते हैं ये मेरे दोस्तों ज़्यादा फैली तो मैं मसले में आ जाऊंगा। इस डर को जब तक हुकूमत नहीं ख़त्म करेगी तब तक ये रेवेन्यू
ना इतना रहेगा, कम होएगा हर साल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान जज्बाती होकर बंद करना शुरू कर देता है प्लेटफॉर्म्स को, जिस तरह फिलहाल उन्होंने एक्स को पार्शली बंद किया, मैं पार्शली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है एज सच, तो होगा क्या, पाकिस्तान जो है ना अनलाइक इंडिया, सो इंडिया की जब बात होती है ना कि वो कितना ज़र मुबादला कमाते हैं आईटी से, तो उसमें कोडिंग का बहुत काम है, प्रोग्रामिंग का बहुत काम है, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत काम है। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर सिंध भी अब जाना पड़ेगा सर मैं तैयार सर आप तो फ़ैन हैं, सॉरी आप कराची के फ़ैन। तो सर बेसिकली सर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी सिंध की, उन्होंने बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए गाड़ियाँ चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उन्होंने जगहें जाना होता है, उन्होंने डिफरेंट मुआयने करने होते हैं कि शहर में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है। 138 डबल कैबिन व्हीकल्स जो है सर असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए अक्रॉस द प्रोविंस जो है वो ऑर्डर करने का उनका एक मूड है, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि उसके पैसे रिलीज़ करें। सर पैसे मैं आपको बता देता हूँ, और मैं माज़रत पहले चाहता हूँ कि क्योंकि फिगर इतना लंबा है कि मैं गलत बोल जाऊँ तो माज़रत। 1,99,18,92,000 रुपये सर कि ये 138 डबल कैबिन व्हीकल्स जो हैं आएंगी। डबल कैबिन व्हीकल्स जब मैंने बोला ही आप समझ गए कौन सी व्हीकल, ये एक चीज़ हुई सर। तो इसके बाद सर हम इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि क्यों चाहिए और एसी का क्या रोल होता है। सिंध हाई कोर्ट ने एक पिटिशन के ज़रिए इसको टेकअप किया सर। पिटिशन आई थिंक है 6 या 3 तारीख की पिटिशन है, और उस पर उन्होंने ये कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, इस चीज़ को होल्ड कर दिए फ़िलहाल सर। तो सर असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए इज़हार हमदर्दी मैं करना चाहूँगा इस शो की बेसिस पे कि उन्होंने घर नहीं बैठना, उनका दफ्तरी काम है ही नहीं। एसी ने सर एसी में तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में अब नहीं हो पाती सर। ये देखें, आपको पता है प्री पार्टीशन से आप देख लें कि शहर जो है ना वो एसी और डीसी चलाते हैं, ACDC। सो बुनियादी तौर पे मैं तो कहता हूँ कि मतलब हाउ डेयर एनीवन उनको रोका कैसे आपने, गाड़ी जरूरत कैसे हुई? बिल्कुल। और दूसरा ये कि सर अगर ये जुडिशरी बीच में आई है तो कल को हो सकता है फिर ये AC और DC एक तहरीक शुरू करें कि जुडिशरी की पेंशन इतनी ज़्यादा क्यों है। तो सर ये बड़े मसाइल हैं। खैर ये तो अब जाहिर है हम ज़रा थोड़े से लाइट मोड में बात कर रहे थे। मैं जाहिर है इस वक्त टीवी पे बैठा हूँ और गैर मोहतात गुफ्तगू करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे रोक दीजिएगा या मुझे तस्हीह फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। लेकिन सर इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है ना सालाना तौर पे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले लेस्को को नई गाड़ियाँ चाहिए थी 32-36, वो ग्रांट अप्रूव हो गई। हर डिपार्टमेंट को सर हर थोड़े दिन बाद नई गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। सो मैं उसमें कहता कि जितने पैसे लगते हैं इससे कहीं बेहतर नहीं कि यहाँ पर जो वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं उनको कोई आर्जी नंबर लगा कर तो ये इनके हवाले कर दिया जाए। इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं बन सकता, कुछ थोड़े से सरकार के पैसे भी बच जाएँ और ये जो हमारे माई बाप हैं इनको गाड़ियाँ भी मिल जाएँ। सर ये बिल्कुल हो सकता होगा, लेकिन सर नॉन कस्टम गाड़ी जो है उसको यहाँ पे कस्टम करना जो है वो एक नामुमकिन चीज़ है। मैं वैसे ऑडियंस को एक चीज़ से आगाह कर दूं कि जो भी शख्स आपको फ़ोन करके आपके जानने वाला कहे यार कि मार्केट में नॉन कस्टम गाड़ियाँ आई हुई हैं, मैं आपको उनको ना सीधा करवा के उनको रजिस्टर करवा के दे दूँगा, ये बात गलत है। बुनियाद से ये नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं हो सकता। एक नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो सही लेन में कभी नहीं आ सकती, इससे दूर रहें आप। नंबर 1, हुकूमती लोग तो कर सकते हैं सर, क्योंकि उनको जिसने रोकना उसने कहना है यार कि मैं तो एक बंदा हूँ, फलाने ग्रेड का अफसर हूँ, AC हूँ, DC हूँ सर। लेकिन इसको हम बेहतर भी कर सकते हैं कि उनकी जो नंबर प्लेट्स हैं उन नॉन कस्टम गाड़ियों के, उन पे उनका ग्रेड लिख दिया जाए। 21 का अफसर हैं, 20 के अफसर हैं, 22 के अफसर हैं, और उसी दर्जे से सिलेक्ट हो कि उनको कौन सी बड़ी सी सारी गाड़ी मिल रही है। सर तो ये ज़रूरत ही नहीं है करने की। ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मैं अगर गाड़ी पे जा रहा हूँ और मैं देखूं कि सामने एक गाड़ी रुक गई है तो मैंने कितनी खींच के ब्रेक लगानी है, ये उस ओहदे के मुताबिक होगा ना कि मैं इसके पिछवाड़े में जाके
वजना चाह रहा हूँ या नहीं। तो ये तो मैं कहता हूँ सर वैसे ही बहुत एक हेल्प हो सर जाएगी। बेहतरीन चीज़ है ये। बाकी सर सिंध हाई कोर्ट ने चूंकि ये कर दिया तो ये मामला यहाँ पर रुक गया। मुझे सर एक वैसे बात नहीं समझ आती कि 138 गाड़ी लेना इन इटसेल्फ 1 अरब का मामला हो गया, बहुत 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 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। 1 अरब और 100 करोड़। हाँ मतलब 2 अरब हो गए। तो दूसरा सर 138 गाड़ी खरीदना, उसके बाद उनमें पेट्रोल डलवाना, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस करना, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ हो जाए तो उनको ठीक करवाना, ऑयल चेंजेस, पता नहीं क्या क्या। अगर आप कंपाउंड करें ना सर तो ये तो सिर्फ इनवॉइस की बात हो रही है। ओवर द ईयर्स ये सेशन कमिश्नर से जितनी देर इसको यूज़ करना है एक हुकूमत पे बर्डन है, क्योंकि ये पेट्रोल जो है उनकी जेब से थोड़ी जा रही है, तो गवर्नमेंट दे रही है। जी सर, और दूसरे इसके बाद नया एसी आएगा तो वो कहेगा कि ये तो अब पुरानी हो गई है, मुझे नई लेके दें। और यहाँ पर तो ये भी होता है ना कि जी मैं अपने लिए कौन सा गाड़ी मांग रहा हूँ, ये तो पुरानी हो गई है तो इनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई है तो सरकार को नुकसान हो रहा है, तो मैं तो सरकार के लिए भले के लिए कह रहा हूँ कि नई गाड़ी आ जाएगी तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। बाकी सर वही बात है कि हमारे बिल्कुल साथ में एक मुल्क है और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की इजाज़त ही नहीं है, ना सरकारी अफसर को ना सियासतदान को। बिल्कुल सर। और अगेन हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको रिविजिट करना चाहिए। आजकल एक ऑस्टेरिटी का एक माहौल जो है वो बन रहा है। सर ऑस्टेरिटी का माहौल जो है ना वो हुकूमत की वजह से नहीं बन रहा, वो जो हमारे पॉडरी भाई हैं ना वो अंडरपासों और ब्रिजेस पे से ना सारे बल्ब चुरा के ले गए हैं उनकी वजह से हो रही है ऑस्टेरिटी। बिजली हमारी बच रही है, बिजली बच रही है। वाह सर बेहतरीन है। बाकी सर हमारी खबरें सर आज के दिन के लिए ख़त्म हो जाती हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।